दिल्ली में चुनाव है और सारी कहानी एक बार फिर से यहीं आके अटक गई है कि केजरीवाल के वादों और मोदी के इरादों में से जनता किस पर अपनी मोहर लगाएगी। भ्रष्टाचार की कहानी है, घुसपैठियों की निगरानी है, बिजली के बिलों का लालच भी है और एक तरफ घुटती हुई सांसें, कूड़े के ढेर में बदलती दिल्ली, टूटी सड़कें, ना मिलता पीने का पानी। ये भी कहीं ना कहीं चुनाव में विषय तो बने हुए ही हैं। अगर हम मुफ्तखोरी को आदत और चुनावी स्टंट के तौर पे अलग रख भी दें तो भी, तो आखिर दिल्ली करने क्या जा रही है, सारी बात इस पर है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसड़ पर। एक लंबा गैप रहा, उसके पीछे कई कारण भी रहे, लेकिन उन कारणों पर नहीं जा कर के हम पुनः एक बार संवाद स्थापित करते हैं इस चैनल के माध्यम से। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजते ही दोनों पक्ष, जो कि गहरे उतरने पर दिल्ली में तीन नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आए शीला दीक्षित जी की सत्ता जाने के बाद से लेकर के पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मैदान में कुछ दिखाई दे रही है। पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ दिखाई दे रही है। और ये कुछ इसलिए क्योंकि दिल्ली के जो कांग्रेस इकाई के नेता हैं, प्रादेशिक नेता संदीप दीक्षित हों, अजय माकन हों, वो जहाँ एक तरफ खम ठोंक रहे हैं, मैदान में केजरीवाल को ललकार रहे हैं, वहीं जो दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के सुर में सुर मिलाता हुआ दिख रहा है। और जो मालिक मौला हैं कांग्रेस के, गांधी परिवार, वो फाइट के मूड में दिख नहीं रहे। चुनाव का ये नियम होता है कि जो सत्ता पक्ष है, चुनाव हमेशा उसके विरोध पे लड़ा जाता है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में आपको ये नई चीज़ दिखाई देगी, जो पार्टी 25 साल से सत्ता से बाहर है, उस पार्टी के खिलाफ सत्ता पक्ष और एक और पार्टी जो 10 साल से सत्ता से बाहर है, वो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एक रणनीतिक बढ़त बीजेपी को मिल जाती है। वो ये मिल जाती है कि चुनाव जो है बीजेपी वर्सेस अदर है, जो कि कायदे से आम आदमी पार्टी वर्सेस अदर होना चाहिए। इस भाजपा को मिलने वाले इस लाभ में एक चीज़ और शामिल हो जाती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का मिलने वाला फायदा है, उसका बंटवारा नहीं हो रहा है। आपको एंटी इनकम्बेंसी की जो कहानी है, वो पूरी तरह से एक वोट होता है जो सरकार से नाराज होता है और सरकार के कामों के विरोध में जाकर के वोट करता है, और वो वोट सीधा सीधा बीजेपी को मिलना तय हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस सामने वाले पाले में खड़ी दिखाई देती है। अब कांग्रेस भले कहने को कहा जा सकता है कि हाशिए पर पड़ी पार्टी है दिल्ली में, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4.3% वोट मिला था, और ये तब था जब उसने एक तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में छूट दे रखी थी कि हम तो मैदान में हैं ही नहीं, तुम्हें जो करना है करो। वोट शिफ्टिंग हुई थी भाजपा को रोकने के लिए। तो इस स्थिति में भी 4.3% वोट अगर भाजपा कांग्रेस के पास जाता है और फिर एक बार कांग्रेस मैदान में उतरती है और कांग्रेस की दिल्ली इकाई उतरती है, ये तो सुनिश्चित है कि ये वोट बढ़ेगा, ये वोट ऊपर जाएगा, और ये वोट कम से कम भाजपा के खाते से कट के बिल्कुल भी ऊपर जाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाजपा से कटे और जाके कांग्रेस के खाते में जुड़ जाए। ये वोट सुनिश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का ही कटेगा, या आम आदमी पार्टी के खाते से निकल के कांग्रेस के खाते में जाएगा। और अगर ये वोट 7 से 8% तक पहुंचता है, तो सीधे तौर पर दिल्ली के चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय कर देता है। क्योंकि एक चीज़ समझिए कि विधानसभा के इतर अगर हम बात करें तो 2019 में स्वतंत्र केजरीवाल का दिल्ली पे कब्जा होने के बावजूद भी स्वतंत्र लड़ते हुए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वोट लिए। 22.5% वोट कांग्रेस ले गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो कि आम आदमी पार्टी को मिले वोट से ज़्यादा था। तो इससे ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि कम से कम कांग्रेस दिल्ली की जनता के लिए अस्वीकार्य विकल्प नहीं है।
अब वो अपने आप को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करती है या नहीं करती है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वो अस्वीकार्य विकल्प नहीं है दिल्ली की जनता की एक बड़ी संख्या के लिए। 2020 का जो विधानसभा चुनाव था वो आम आदमी पार्टी ने बड़े मार्जिन से जीता था। आप समझिए कि कुल जमा कांग्रेस को जो लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को मिला हुआ वोट है, या जो पूर्व में शीला दीक्षित जी को मिलता रहा, वो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ एक तरह से शिफ्ट हुआ था, और आम आदमी पार्टी 53.54% वोट ले गई थी। और किसी भी चुनाव में किसी पार्टी के लिए 50% से ज़्यादा वोट लेना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अजेय होता है इसके आंकड़े को हम कहते हैं लोकतंत्र में, कि उसके आगे फिर जीत की कोई संभावना बचती नहीं है किसी और के लिए। और ये जो 53.54% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को, ये तब मिला था जबकि अगर 2020 से पहले का जो 2015 चुनाव था उसकी अगर हम बात करें तो उस समय जो वोट भाजपा को मिला था उससे 6% वोट भाजपा को 2020 चुनाव में ज़्यादा मिला था। उसके बावजूद भी जो बढ़त थी वो करीब 15% की थी। दिल्ली में करीब 70% सीटें ऐसी थीं जहां सच यही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा मुकाबले से बाहर दिख रही थी। जो हार जीत का मार्जिन है वो इतना था कि भाजपा मुकाबले में नहीं कही जा सकती है। ठीक है, उन्हें भी वोट मिला और अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन कहीं से भी वोट ऐसा नहीं था कि जो मुकाबले में गिना जा सके प्रत्याशी को उनके को। और ये हाल दिल्ली की 70% सीटों पर था। अब आप ये समझिए कि अगर किसी पार्टी को पिछले चुनाव में 15% जैसे बड़े मार्जिन की बढ़त मिली हुई हो, तो एंटी इनकम्बेंसी को पचा जाने या काउंटर करने में उस पार्टी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये तब तक उसके लिए निश्चिंत हो जाने की बात है जब तक जमीन पर उसकी सत्ता के विरुद्ध, उसके नेता के विरुद्ध कोई स्पष्ट चुनावी लहर ना हो। मैं बात कर रहा हूं जैसी चुनावी लहर 2014 के चुनाव में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध और मोदी के पक्ष में थी। स्पष्ट बढ़त थी, स्पष्ट लहर थी, एक लहर नहीं, उसे आंधी कहना ज़्यादा सही है। और इस तरह की जब तक चुनावी आंधी नहीं हो किसी के विरोध में या पक्ष में, तब तक आप ये नहीं मान सकते कि एंटी इनकम्बेंसी के सहारे विपक्ष ऐसी सत्ता को हरा सकता है, हटा सकता है। दिल्ली में ये स्थिति है। 2020 और 2025 इनके बीच में यमुना में बहुत पानी बह चुका है। जो लेटेस्ट हमारा लास्ट चुनाव दिल्ली में हुआ वो था आपका 2024 लोकसभा चुनाव। और अगर मैं इस चुनाव के चुनावी आंकड़ों पर बात करूं तो 2024 चुनाव में दिल्ली में जैसा अन्य राज्यों में हुआ, भाजपा के लिए थोड़ा सा वोट कम हुआ, उस तरह की चीज़ें नहीं हुई। और मोदी जी के समर्थन में दिल्ली की जनता ने दिल खोल के वोट दिया। और जितना वोट विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला था लगभग उतना ही या उससे ज़्यादा 54.3% वोट भाजपा ले गई और 7 सीटों पर कब्जा किया। और इन 7 सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं का अगर मैं आकलन करूं तो आप ये समझिए कि 52 विधानसभा वो हैं जहां भाजपा ने लोकसभा चुनावों में अपनी बढ़त दर्ज की। यानी कि 52 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से भाजपा को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले। 10 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी भाजपा से आगे रही और आपका 8 विधानसभाएं ऐसी थी जहां कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा वोट पाए। अब ये जो 18 विधानसभा हैं उसमें बड़ी संख्या ऐसी विधानसभाओं की है जहां मुस्लिम बाहुल्य है। अब यहाँ पे एक आंकड़ा स्पष्ट होता है, जो पिछले 4 चुनाव से या मैं कहूँगा 5 चुनाव से लगातार जारी है। 2014 लोकसभा, उसके बाद दिल्ली विधानसभा, फिर 2019 लोकसभा, फिर दिल्ली विधानसभा और वर्तमान लोकसभा चुनाव। इन 5 चुनाव में एक पैटर्न ये रहा है कि 15% वोट ऐसा है दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव में तो आ जाता है भाजपा के खेमे में और विधानसभा चुनाव में वापस पहुंच जाता है
अरविंद केजरीवाल जी के पास। अब यहाँ दो सवाल हैं। क्या ये 15% वोट वाला जो पैटर्न है, चुनावी पैटर्न है, वो जारी रहने वाला है? देखिए, संभावना इसकी कम हुई है। उसके पीछे वजह है, एक ठीक ठाक सी संख्या दिल्ली में ऐसी है जो अब बदलाव चाहती है, और वो वहाँ के लोगों से बातचीत में परिलक्षित भी हो रहा है बदलाव की आकांक्षा लोगों की। आपका सड़क, पानी, झूठे वादे, प्रदूषण, भ्रष्टाचार आदि के मुद्दे पर लोगों के रुख में परिवर्तन आया है, ये सच्चाई है। तो कम से कम मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये पैटर्न रिपीट होने जा रहा है। जो 5 चुनाव से चल रहा था वो इस बार भी होने जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। दूसरी, कितना वोट शिफ्ट होगा, ये कठिन प्रश्न है। अब आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि जो 15% है वो सारा का सारा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पर मेरा एक अनुमान है कि इस वोट में से आधा वोट वो है जो स्थिर होगा, और जिसकी संभावना इस बात की प्रबल है क्योंकि दूसरा पक्ष सत्ता के विरोध में इकलौती भाजपा खड़ी दिखाई दे रही है, तो ये वोट भाजपा के पक्ष में स्थिर होगा। ये जो अस्थिरता है वोट की, वो अब इस चुनाव में शायद नहीं रहे। कम से कम आधे से ज़्यादा वोट में स्थिरता आएगी। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा होने जा रहा है। अब भी एक बड़ी संख्या में वोट वो होंगे जो अस्थिर होंगे, और वो लास्ट मोमेंट तक ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उन्हें किधर जाना है। अब ये भी हो सकता है कि वो भाजपा की तरफ पूरा का पूरा मुड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि उसका बड़ा हिस्सा अब भी आम आदमी पार्टी के साथ जाए। अभी अगर मैं सीटों के आकलन की बात करूं तो बेहद जल्दबाजी होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा सिर्फ हुई है अभी तक, अभी सारे दाव पेच चले जाने बाकी हैं चुनाव में। हमें जनवरी के अंत तक धैर्य रखना होगा, इंतजार करना होगा, जब हम सीटों के आकलन पर कुछ बातचीत कर सकें। इस बार अच्छा ये है कि मैं बहुत अच्छी तरह से एक टीम के साथ कनेक्ट हूँ, जो दिल्ली से बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट मुझे दे रही है। अनुभवी पत्रकार बंधु हैं, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से ही जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ता भी वो हैं कि जिनके साथ मैं लगातार संवाद कर पा रहा हूँ। तो उम्मीद यह है कि मैं कुछ बेहतर अनुमान आपके सामने रख पाऊंगा। कोई जमा ये इलेक्शन ना तो एक तरफा भाजपा के लिए है और ना ही आम आदमी पार्टी के लिए, जैसा कि पूर्व में होता आया है। ये चुनाव दोनों के लिए कठिन है। भाजपा को देश की राजधानी में जो उनके लिए लंबा सूखा, लंबा इंतजार है सत्ता का, उसे समाप्त करना चाहेगी भाजपा, और उसके लिए सर्वप्रथम उसके जो पार्टी के अंदर की फूट है, गुटबाजी है, उससे पार पानी होगी। वो सबसे पहली जरूरत होगी बीजेपी के लिए। शायद इसीलिए अब तक बीजेपी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी का ऐलान करने से बच रही है। वहीं केजरीवाल के लिए ये उसकी राजनीति से कहीं ज़्यादा उसके अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का सवाल है। शायद इस चुनाव में जीत केजरीवाल के भविष्य को जेल से बचा सकती है। शायद, पूर्णतः ये उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी जीत के बाद एक केंद्र सरकार पर दबाव होगा, और केजरीवाल की जो लगभग तय है कानूनी रगड़ाई, उससे शायद वो बच भी सकते हैं। लेकिन अगर केजरीवाल चुनाव हारते हैं तो ये लगभग सुनिश्चित है कि कानून में उनके पास, जांच एजेंसियों के पास उन्हें घेरने के लिए कानूनन पर्याप्त सबूत हैं, और लगभग ये तय है कि वो और उनकी पूरी टीम वापस तिहाड़ की कोठरियों तक पहुंचेगी। ऐसे में ना उनका व्यक्तिगत अस्तित्व रहेगा राजनीति में, और ना ही आम आदमी पार्टी का अस्तित्व शेष बचेगा। तो उनके लिए, केजरीवाल के लिए भी ये चुनाव जीवन और मरण का। वो निश्चित तौर पर जीत के लोकतांत्रिक कमजोरियों के सदके खुद को बचाना चाहेंगे। खैर, चुनाव पर नज़र रखेंगे, और यथासंभव हम आप इस पर संवाद करने का प्रयत्न जारी रखेंगे। प्रयत्न मेरा भी ये रहेगा आप तक सटीक और वो परिणाम या वो परिणामों के अनुमान पहुंचा सकूं जिनकी सही होने की प्रबल संभावना हो। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।